एक रात की कीमत 5 लाख लगाई, लेकिन घर ले जाकर उसने मेरे पैर छुए और रोते हुए बोला, आज की कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। यह कहानी सिर्फ एक औरत के दर्द की नहीं है, यह कहानी है उस कर्म के खेल की जो इंसान को 7 समुंदर पार भी ढूंढ निकालता है। यह कहानी उस संस्कार की है जो कीचड़ में गिरकर भी मैला नहीं होता। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि अंत में जो न्याय हुआ उसे देखकर आपकी आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे। मैं विदेश की उस चकाचौंध वाली दुनिया में जिस्म का सौदा करने को मजबूर थी। यह मेरी पसंद नहीं थी, यह मेरे पेट की आग थी। मेरे पास कोई हुनर नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी, बस गरीबी थी जिसने मुझे इस नर्क में धकेल दिया था। वो जनवरी की सर्द रात थी, ठंडी हवाएं हड्डियों को चीर रही थी। मैं सड़क के किनारे एक लैंप पोस्ट के नीचे सिकुड़ कर बैठी थी। मेरे बदन पे जो कपड़े थे वो सर्दी रोकने के लिए नाकाफ़ी थे, लेकिन ग्राहकों को रिझाने के लिए ज़रूरी थे। 2 दिन से मेरे पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था। भूख क्या होती है यह उस इंसान से पूछिए जिसने कचरे के डिब्बे की तरफ ललचाई नज़रों से देखा हो। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक चमचमाती हुई महंगी कार मेरे सामने आकर रुकी। हेडलाइट की रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखें चुंधिया गई। मैं फौरन खड़ी हो गई। उम्मीद की एक किरण जगी कि शायद आज रात के खाने का इंतजाम हो जाए। मैं भागकर खिड़की के पास गई। मेरा शरीर कांप रहा था, ठंड से भी और डर से भी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, साहब, एक रात के सिर्फ 5,000 लूँगी। जो कहोगे वो करूँगी, बस मुझे कुछ पैसे दे दो। मैंने दाम बहुत कम लगाए थे, क्योंकि मुझे अपनी कीमत पता थी। इस बाज़ार में हम जैसी औरतों की कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन तभी कार का शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठे उस रईस आदमी ने जो कहा, उसे सुनकर मुझे लगा कि मेरे कान बज रहे हैं। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हवस नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी वीरानी थी। उसने भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक रात के 5 लाख दूंगा, बोलो चलोगी? 5 लाख! मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। 5 लाख में तो मैं अपनी पूरी जिंदगी सुधार सकती थी। इस नर्क से निकलकर वापस अपने देश, अपने भारत जा सकती थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही साथ मन में एक अनजाना भय भी समा गया। आखिर कोई एक रात के लिए इतना पैसा क्यों देगा? क्या वो मुझे जान से मार देगा? क्या वो मेरे शरीर के टुकड़े कर देगा? लेकिन भूख का डर मौत के डर से बड़ा था। मैंने आव देखा न ताव फौरन कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। गाड़ी के अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। महंगी इत्र की खुशबू ने मेरे नथुनों को भर दिया। एसी की हल्की ठंडक और मखमली सीटें। मैं सिमट कर एक कोने में बैठ गई। गंदे कपड़ों के साथ उस महंगी सीट को छूते हुए भी मुझे अपराध बोध हो रहा था। वो आदमी खामोश था। उसने एक बार भी मुड़कर मुझे गंदी नज़रों से नहीं देखा। गाड़ी सरपट दौड़ रही थी। शहर की रोशनी पीछे छूट गई और हम एक पॉश इलाके में दाखिल हुए। गाड़ी एक विशाल बंगले के लोहे के गेट के सामने रुकी। वो बंगला नहीं, कोई महल लग रहा था। गेट अपने आप खुला और गाड़ी अंदर पोर्च पे जाने लगी। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। सामने घर के अंदर बहुत सारे मेहमान मौजूद थे। चारों तरफ बत्तियां जगमगा रही थी। औरतें गहनों से लदी हुई थी, मर्द सूट बूट में थे। मुझे लगा मैं किसी गलत जगह आ गई हूँ। मैंने डरते हुए उस आदमी की तरफ देखा और कहा, साहब, यहाँ तो पार्टी चल रही है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अगर किसी ने मुझे देख लिया तो पुलिस को बुला लेंगे। उस आदमी ने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसने मुड़कर बड़ी सख्ती से कहा, मेरा नाम दिनेश है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अंदर चलो और वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। अगर तुमने जरा भी होशियारी दिखाई या अपनी औकात दिखाई तो याद रखना, तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, बल्कि ऐसी जगह फिकवा दूंगा जहां गिद्ध भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। उसकी आवाज़ में इतनी ठंडक थी कि मैं सिहर उठी। मैं चुपचाप उसके पीछे चलने लगी, जैसे बकरे को कसाई के पीछे चलना पड़ता है। हॉल में दाखिल होते ही सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें हम पर टिक गई। मेरी हालत देखने लायक थी। अस्त व्यस्त बाल, भड़कीला मेकअप और सस्ते कपड़े उन अमीर लोगों के बीच में किसी बदनुमा दाग जैसी लग रही थी। तभी एक बुजुर्ग महिला, जो शायद उस घर की मालकिन थी, हीरो का हार पहले पहने आगे बढ़ी। उनकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। वो चिल्लाई, दिनेश, ये क्या तमाशा है? आज तुम्हारी सगाई की बात पक्की होने वाली है। बड़े जज साहब की बेटी आने वाली है और तुम इस इस बाजारू औरत को घर ले आए। यह सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया, लेकिन तभी दिनेश ने मेरा हाथ थाम लिया। उसने इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ा कि मेरी चूड़ियां कलाई में चुभ गई। उसने सबकी आंखों में आंखें डालकर और विशेषकर उस महिला को देखते हुए एक बम फोड़ा। उसने कहा, माँ, जज साहब की बेटी को भूल जाइए। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो यही है। इसका नाम रवीना है और यही इस घर की बहू बनेगी।
मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या बहू, यह आदमी पागल तो नहीं हो गया? मैं एक वेश्या और यह करोड़पति? हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। वो औरत जो उसकी सौतेली माँ थी गुस्से से कांपने लगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है? इस 2 टके की औरत को तू अपनी पत्नी बनाएगा? तू मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए यह सब कर रहा है ना? दिनेश ने शांत स्वर में कहा। कीमत इंसान की नीयत की होती है माँ, कपड़ों की नहीं। पंडित जी को बुलाया जाए। मैं आज और अभी इसी वक्त रवीना से शादी करूंगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है? क्या वाकई किस्मत ऐसे पलटती है? एक सड़क की औरत महलों की रानी बनने जा रही थी। लेकिन रुकिए, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। इस शादी के पीछे एक बहुत गहरा राज था। एक ऐसी नफरत थी जो प्यार का नाटक कर रही थी। उस पल वहां जो ड्रामा हुआ, उसने मेरे दिल को दहला दिया। दिनेश की माँ ने उसे जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी। उसके पिता ने अपना सीना पकड़ लिया, लेकिन दिनेश टस से मस नहीं हुआ। उसने मुझे वहीं उसी वक्त उन तमाम अमीरों के सामने खड़ा किया। पंडित जी को जबरदस्ती बुलाया गया। जब मैं अग्नि के फेरे ले रही थी तो मुझे लग रहा था कि यह कोई सपना है। जिस अग्नि को साक्षी मानकर लोग जन्म जन्म का साथ निभाते हैं, वहां मैं एक अनजान आदमी के साथ एक समझौते के तहत बंध रही थी। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, यह रात कैसे कटेगी? शादी के बाद यह आदमी मेरे साथ क्या करेगा? 5 लाख दिए हैं उसने, वो मेरा रोम रोम नोच खाएगा। शादी संपन्न हुई। किसी ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, सिवाय गालियों के। दिनेश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए ऊपर अपने बेडरूम की तरफ ले गया। जैसे ही बेडरूम का दरवाजा बंद हुआ, वहां घोर सन्नाटा छा गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी धड़कनें सुनाई कानों में सुनाई दे रही थी। वो कमरा किसी राजा के कक्ष जैसा था, लेकिन मेरे लिए वो एक पिंजरा था। दिनेश ने अपनी टाई ढीली की और सोफे पर बैठ गया। मैं दीवार से सटकर खड़ी थी, अपनी फटी हुई चुनरी को कसकर पकड़े हुए। मुझे लगा अब वो अपनी हवस पूरी करेगा, लेकिन तभी उसने जो किया उसने मुझे चौंका दिया। उसने इशारा किया और कहा, वो अलमारी खोलो, उसमें कुछ नए कपड़े रखे हैं, नहा लो और वो कपड़े पहन लो। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं खाना मंगवाता हूँ। उसकी आवाज में अब वो शक्ति नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी थकान थी। मैंने डरते डरते पूछा, साहब आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और कहा, फिलहाल मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम उस सोफे पर सो जाओ, मैं जमीन पर सोऊंगा। डरो मत, मैंने तुम्हें खरीदा जरूर है, लेकिन मैं जानवर नहीं हूं। रात गहरी हो गई थी। मैंने नहाकर कपड़े बदले। वो सूट बहुत महंगा था, शायद रेशम का। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मुझे अपनी पुरानी छवि याद आ गई। वो रवीना जो अपने पिता की लाडली थी, जो स्कूल जाती थी, जिसकी आंखों में सपने थे, आज वो सपने दुबई की इस कोठरी से निकलकर इस महल तक तो आ गए थे, लेकिन क्या यह हकीकत थी? दिनेश ने सचमुच मुझे छुआ तक नहीं। वो जमीन पर चटाई बिछाकर सो गया। मैं पूरी रात जागती रही, सोफे पर बैठकर उसे देखती रही। यह आदमी कौन है? यह देवता है या दानव? क्यों इसने अपनी माँ से बगावत करके मुझसे शादी की? अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो कमरे में धूप खिली हुई थी। दिनेश पहले से तैयार होकर बालकनी में खड़ा था। मुझे जागते देख वो मेरे पास आया और बोला, तैयार हो जाओ, हम नीचे नाश्ते पर जाना है। याद रखना, तुम मेरी पत्नी हो, कोई बिकाऊ औरत नहीं। सर उठाकर चलना, अगर किसी ने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई तो वो उंगली मैं तोड़ दूंगा। उसकी बातों में इतना अपनापन क्यों था? मैं समझ नहीं पा रही थी। हम नीचे गए। डाइनिंग टेबल पर माहौल तनावपूर्ण था। उसकी सौतेली माँ ने अपनी प्लेट पटक दी और बोली, मैं इस गंदी औरत के साथ बैठकर खाना नहीं खाऊंगी, पता नहीं किन किन के साथ सोई होगी ये। मेरे आंसू छलक आए। मैं वहां से उठने ही वाली थी कि दिनेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी माँ से कहा, माँ, अगर आपको दिक्कत है तो आप अपने कमरे में जाकर खा सकती हैं। रवीना यहीं बैठकर खाएगी और मैं इसे अपने हाथों से खिलाऊंगा। और उसने सचमुच सबके सामने मुझे अपने हाथों से निवाला खिलाया। उस एक पल ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। बरसों बाद किसी ने मुझे इज्जत दी थी, लेकिन मेरे मन में चोर था। मैं जानती थी कि मैं क्या थी। दिन बीतते गए। दिनेश ने मुझे कभी पत्नी की तरह नहीं छुआ। वो बस दुनिया के सामने नाटक करता, लेकिन अकेले में वो मेरा ख्याल एक दोस्त की तरह रखता। लेकिन एक बात मुझे खटकती थी, वो अक्सर छिपकर किसी से फ़ोन पर बात करता था और रोता था। मुझे लगा शायद उसकी कोई प्रेमिका है जिसे वो याद करता है। एक दिन जब मैं उसके कमरे की सफाई कर रही थी, मेरी नज़र उसकी डायरी पर पड़ी। डायरी खुली हुई थी, उसमें एक पुरानी तस्वीर रखी थी। मैंने उसे उठाया और जैसे ही उस तस्वीर को देखा, मेरे पैरों तले से जमीन ही नहीं, पाताल भी खिसक गया। वो तस्वीर वो मेरी थी, मेरी पुरानी तस्वीर, जब मैं भारत के कॉलेज में थी। लेकिन यह तस्वीर इसके पास कैसे आई?
मैंने पन्ने पलटे, उसमें लिखा था, रवीना मुझे माफ़ कर दो। तभी दरवाज़ा खुला और दिनेश अंदर आया। मेरे हाथ में अपनी तस्वीर और डायरी देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं गुस्से से बिफर पड़ी। यह क्या है दिनेश? तुम मुझे पहले से जानते थे? यह नाटक क्या है? कौन हो तुम? और अगर तुम मुझे जानते थे तो मुझे उस नर्क में सड़ने के लिए क्यों छोड़ दिया? दिनेश घुटनों के बल गिर गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। एक मर्द को इस तरह बच्चों की तरह रोते हुए मैंने पहली बार देखा था। मित्रों, कहानी का ये मोड़ आपको कैसा लग रहा है, आगे बताता हूँ क्या हुआ। दिनेश ने रोते हुए जो बताया, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा, रवीना याद करो, 1.5 साल पहले फेसबुक पर तुम्हें रोहित नाम के लड़के से प्यार हुआ था, जिसने तुम्हें दुबई बुलाया था नौकरी और शादी के सपने दिखाकर। हाँ, मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन वो तो धोखेबाज था। उसने मुझे एयरपोर्ट पर लेने आने का वादा किया था, लेकिन आया नहीं। उसी की वजह से तो मैं दलालों के चंगुल में फंस गई। दिनेश ने सर झुका लिया। मैं ही द्रोहित हूँ रवीना, मैं ही वो बदकिस्मत इंसान हूँ। मेरे कानों पर मुझे यकीन नहीं हुआ। यह आदमी, यही मेरा गुनहगार है। इसी की वजह से मेरी आबरू नीलाम हुई, मेरा खून खौल उठा। मैंने पास रखा फूलदान उठाया और उस पर दे मारा। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं मर गई होती तो अच्छा था। मार डालो मुझे, वो चिल्लाया। मैं इसी के लायक हूँ, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया था, मैंने तुम्हें बुलाया भी था, लेकिन मेरी सौतेली माँ को पता चल गया था कि जिस दिन तुम दुबई उतरने वाली थी, उन्होंने मुझे कमरे में बंद करवा दिया, मेरा फ़ोन छीन लिया। मुझे महीनों तक नज़रबंद रखा गया। जब मैं आज़ाद हुआ तब तक तुम खो चुकी थी। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा। दुबई की हर गली, हर कोठे पर मैंने तुम्हारी तस्वीर दिखाई। मुझे पता चला कि तुम किस हालत में हो। मुझे खुद से नफरत हो गई थी। वो हिचकियाँ ले रहा था। मैं तुम्हें सीधे तौर पर अपनाता तो समाज और ये परिवार तुम्हें जीने नहीं देता। वो तुम्हें नोच खाते, इसलिए मैंने यह नाटक रचा। मैंने तुम्हें खरीदा ताकि दुनिया को लगे कि यह मेरा सौदा है, लेकिन असल में मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस देना चाहता था। मैं तुमसे शादी करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था। मैं तुम्हें हाथ इसलिए नहीं लगाता क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपवित्र हूँ, तुम नहीं। तुमने जो सहा वो मेरी गलती थी। उसकी बातें सुनकर मेरा हाथ रुक गया। नफरत की जगह आंसुओं ने ले ली। यह आदमी मेरा गुनहगार था, लेकिन यही मेरा उद्धारक भी था। उसने मुझे उस नर्क से निकालने के लिए अपनी पूरी जायदाद, अपना परिवार, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैं घुटनों के बल बैठकर अब उसके आंसू पोंछे। दिनेश, अगर तुम चाहते तो मुझे 5 लाख देकर इस्तेमाल करके फेंक सकते थे, लेकिन तुमने मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दिया। जो हुआ वो शायद मेरी किस्मत थी, मेरा कर्म था, लेकिन आज तुमने जो किया उसने मेरे पुराने सारे घाव भर दिए। उस दिन के बाद हमारे बीच का पर्दा हट गया। हमने एक नई शुरुआत की, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। दिनेश मुझे लेकर भारत आया, मेरे गाँव, मेरे माता पिता के पास। मेरे पिता, जो मुझे मरा हुआ समझ चुके थे, मुझे जिंदा और सुहागन देखकर दंग रह गए। जब दिनेश ने उनके पैर छूकर कहा, बाबूजी, मैं आपकी अमानत को वापस लाया हूँ और साथ में ज़िंदगी भर इसकी सेवा करने का वचन भी, तो मेरे पिता ने उसे गले लगा लिया। उन्हें नहीं पता था कि बीच के 1.5 साल में क्या हुआ, और हमने कभी उन्हें बताया भी नहीं। कुछ राज दफन रहने में ही भलाई है। वापस आकर हमने सौतेली माँ का भी सामना किया। दिनेश ने अपनी मेहनत से अलग अपना साम्राज्य खड़ा किया। आज मैं एक इज्जतदार पत्नी हूँ, समाज सेवा करती हूँ और उन लड़कियों को बचाती हूँ जो फेसबुक या प्यार के चक्कर में विदेश जाकर फंस जाती हैं।